अफसोसनाक वाक़या है कि एक लड़की को उसके ससुराल वालों ने इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसके अंदर शौहर के ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने छुरियों के वार करके अपनी बेगम को कत्ल किया है। लड़की गैरों में नहीं बल्कि अपने ही रिश्तेदारों के अंदर ब्याई गई हुई थी। अपने चचा के अपने ताया के घर उसकी शादी हुई थी और कत्ल की वजह जो है वो बताई जाती है कि घरेलू नाचाकी चल रही थी और उसकी वजह से ये लोग यानी लड़की के वालिदैन गुरसा जो थे वो उस दिन मिलने गए हुए थे और उनकी आंखों के सामने ये वाक़या पेश आया। वाक़या क्यों कर पेश आया और इस तमाम वाक़े के अंदर 5 साल की शादी के अंदर लड़की के हाँ बच्चा भी हुआ और वो बच्चा जो था वो फौत हो गया। अब इनका ये कहना है कि वो जो बच्चा फौत हुआ था वो भी उसके ससुराल वालों की गलतियों की वजह से ही फौत हुआ था। मुकदमा जो है वो लड़की के वालदा की मुद्दत में दर्ज किया गया है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि अपनों में शादी की और उसका नतीजा ये निकला कि हंसी खुशी बेटी को ब्याया और बाद में उसकी लाश वहाँ से लेके आए, जबकि उस लड़की के भाई और दीगर रिश्तेदार भी मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। माँ जी, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है कि जवान बेटी को आप कैसे कत्ल कर दिया। होया कि माँ जी? बस असी बेटा उत्थे गए हाँ जो असी अपने हथी मौका वेख्या तिन्ने जने चाचा दा भाई मैं गए बोले बने उन्होंने सुलह कराने की कोशिश की थी। बेटी ने असी आख्या दे नानके उधर अपने चली जा नंद वाले चली जा। उधर गई साढ़े को खड़ोता रहा अगे ला के भज उठिया मैं करे असी भज गए। वो जाल साढ़े पहलों निकल गया असी बाद च निकले। साढ़े जाने बेटा उन्हें छुरियां मार दी। आप लोगों के सामने मारी छुरियां? साढ़े जाने उन्हें मार लिया छुरियां मार दी साढ़े जाने छुरियां। असी फिर बेटा जो असी अपनी बच्ची वाले दा हो गए हैं सानू अपनी पै गई ना वो नस गया। वो सानू धक्का मार के मेरे भाई नूं ते नस गया। कसी बेटी वाले दा भज के असी उन्हें तवज्जो नहीं की। बस फिर निकल गया साढ़े। कितने बच्चे माँ जी आपके? मेरे एक बेटा 4 बेटियां। इस बेटी की कितना अर्सा पहले शादी हुई थी? होगी 5-6 साल बेटा। ये सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी ये शादी हुई। किन लोगों में आपने शादी की? अपने ताए वालों ये शादी हुई। यानी आपके जेठ के घर उसकी शादी? जेठ के घर हुई। हाँ जी। कोई शादी करने की कोई खास वजह थी अपनों में? नहीं कोई बस रिश्ता मंगते सी देता है वाकई भी उनका प्यो मंजी का पिया इन्ने चिर पे सानू मिले ने कि छुट जाते साढ़े तो। यो मैं सोचा कि उनका भरा भी छुट जाएगा भैन भरा इन्ने चिर पिछों मिले ने तो मेरा मियाँ आख्या आंदा चल दे दो रिश्ता कुछ नहीं होता। मेरा भाई मैंने मिल पाया तो जे ना देवांगे तो अपन मिलने नहीं देंगे। मेरी बच्ची अजे पढ़ती पी सी स्कूल 8वीं पढ़ती थी। क्या हूँ मेरी बेटी कहती माँ मेरी अजे ना करो मैं 10 करनिया ने असी रिश्ता कर दिता है। 10 जो कीतियां ने दवा दे उन्हें पता उन्हें 10 उन्हें 10 कर लिया ने वो साढ़े को देन लैन आ गए। असी बेटा देन दे कोई उदो साढ़े दिल च है ही नहीं सी किस ना कोई ना लिया ना कोई खाना बदोश दे खाना बदोश ही आ गए बेटा घर साढ़े जिम्मे जो है सी ना क्योंकि असी इन्ने चिर मिले सा। आप उनसे मिलते नहीं थे अपने जेठ से? पहला नहीं सी बेटा मिलते गए। अच्छा। ये 5 साल बाद असी मिले हाँ सानू यही क्या कि रंग का काम करता है ये रंग दे काम करते हैं। असी भी उही आंदे विच रंग का ही काम करता कि जो असी जाना घर ही सुते होंगे सी ये रात नूं काम करते हैं बाहर जाते कामां च असी बेटा मनते रहे इंजी गल होगी। साड़ी धी ने भी यही कहा सानू कि मां काम रंग का ही कर मां रंग का ही काम कर ते जुल्म सहंदी सी कि मेरा प्यो मंजी दे पिया तो मेरा अपने यानी आपके शौहर जो है वो बीमार है? बीमार सी बेटा 14-15 साल मंजी जुड़ के हो गया। बेटा मेरा छोटा जैसे जो जवान होया बस उन्हें जिन्ने क जो गया सी वही मारे बेटा चेतक ले नहीं दे लन प्यारा हो गया साल हो गया लन प्यारा हो गया तो मगरों ना काम करता साना मगर साना बेटा ना फिर काम करता। तो माँ जी जब आप 20-25 साल उन लोगों से मिले ही नहीं तो वो लोग एकदम रिश्ता लेके आ गए तो आप लोगों ने कोई जांच पड़ताल नहीं की कि लड़का कैसा है आदत कैसी हैं? मिलते रहे साल को सानू मिलते रहे ना तो बच्ची ना आते जाते वेंदे रहे भी जवान हुई या किसी ने रिश्ता मंगना शुरू कर दिता। मेरी सस है सी उदों नहीं उन्हें मंगा रिश्ता जो मेरी सस फौत हो गई ना फिर उन्हें साढ़े को रिश्ता मंगना शुरू कर दिता है। 1 बारी 4 बारी मिलते रहे इन्हों के प्यो आखना भी तुम चल भरा रिल जाने एक दा छड़ के 2 का रिश्ता मंगते मेरे को। मैं कहा तू एक नूं तिल जा ब्याह के जो दूसरी तो वेखांगे इहदे कुछ सही मेरी धी मैं दूसरी नहीं तो सानू बड़ा ना भाई जोर लाया बेटा भी सानू रिश्ता दूसरी का भी दे। कपड़े इत्थे का नाप लैन आए एक उन्हें सानू 2 का नाप दे तो मेरे मियाँ ने कहा सी नहीं एक नूं ब्याह कर जाओ। मैं भी ये कहा कि बेटा एक नूं ब्याह कर जे मैनूं सुख मिलेगा ना मैं दूसरी पुत्र साढ़े को 2 दे रिश्ते मंगा सानू नहीं पता कि सानू दिलों कोठे हो जाना
ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਹਿਰ ਕਮਾਇਆ ਕੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ 5-6 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ, ਕਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਲਗੜਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਕਦੇ ਆ ਗਈ ਕਦੇ ਚਲੇ, ਕਦੇ ਲੈ ਆਏ ਕਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਗਰੀਨ ਤੋਂ, ਧੱਕੇ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਖਾਂਦੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੁੰਦੇ ਮਗਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਸਮਾਨ 3 ਥਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਚ ਪਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਰੱਜ ਕੇ, ਨਾ ਕਿਰਾਏ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਕਰੀਬ, ਨਾ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸਮਾਨ ਚੜਿਆ। ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ? ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ, ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਰੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਬੱਚਾ? ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੇਟਾ, ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾਨਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟੂਲ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਡੀਆਂ ਸੀ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਇਸ ਲੱਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਸਾੜਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹਿ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਨਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਨਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁੱਠਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੇਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਉੱਥੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੋਰ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿ ਦਾਈ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਇਆ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ, ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ, ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਧੀ ਦੀ। ਮਾਂ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਗਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠਦਾ, ਇਹ ਆ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡੇਢ ਵੱਡ ਧੋਖਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਬੱਚੀ? तुसी चचा है? तुसी भी आप उस दिन उधर गए, बकुए से पहले आप गए थे, बकुए के बाद गए? बकुए से पहले गए। आप लोग क्यों गए थे? आप लोगों को बुलाया गया था, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, क्या हुआ था? मसला ये हुआ था कि, थोड़ा ऊंचा बोलिए। मसला ये हुआ था कि जब रात को यहाँ से बेटी को लेके गया ना जी, तो सुबह सवेरे फ़ोन किया, एक हमारी फौतगी हो गई थी, तो उसे चलीसमे पे जाना था। अच्छा जी। बाजी ने फ़ोन किया कि हमने ना उधर जाना, तो आपने भी जाना चलीसमे पे, गाज़ियाबाद जाना था, ठीक है। तो उन्होंने कहा मेरे साथ तो रात का जब से मैं आई हूँ ना, तब से जो ना लड़ाई किए जा रहा है, नशे में धुत है, कभी कत्ल की धमकियाँ देता है, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, छुरी भी एक पता नहीं लेके फिर रहा है। तो ये उस कत्ल होने से पहले, कत्ल होने से पहले की बात, बच्ची के फ़ोन उसी दिन सुबह 8 साढ़े 8 बजे की बात है। अच्छा, ये लड़की को पता चल, यानी लड़की ने आपको बताया कि छुरी लेके फिर रहा है? एक छुरी लेके और एक कैंची लेके फिर रहा है, पता नहीं किस माँ को कत्ल करना है इसने। तो दुख में जितना उसको अज़ियत दी गई, उसने कहा अल्लाह करे ये मुझे ही मार दे तो बेहतर है, जितना मुझसे मेरे साथ जुल्म कर रहा ना, मुझे ही मार दे तो बेहतर है, मैं ही मर जाऊँ, किस्सा ख़त्म हो जाए। इतनी दिल बर्दाश्ता हो के, जब औरत कोई भी हो, जितनी जुल्म सह के दिल बर्दाश्ता हो जाती, तभी ऐसे अल्फाज बोलती। बाजी ने कहा कि चले हम सब्र करें, हम आते हैं, लगाते हैं चक्कर, ठीक है ना। वो तकरीबन को टाइम हो गया, थोड़ा 10-11 से तकरीबन 10:30 इतना टाइम हुआ। वहाँ पे पहुँचे हैं तो फिर भी इनकी आपस में मियाँ बीवी की चपकलस चल रही थी। तो हमने बैठ के उनको समझाया कि बेटा क्या मसला है ये वो। उसने कहा जी मैं नशे में था, अजीब सी हरकतें, अजीब सी बातें। तो समझाया, दोनों को समझाया, दोनों बैठ के समझ गए, समझ नहीं आया। लेकिन वो एक दो बातें वो कह रहा कि मैं इसको कत्ल कर दूंगा, मैं इस बहन के बच्चों को भी कत्ल कर दूंगा। क्यों? कि मैं इस पे ना, मुझे भाई ने बताया कुछ शक है। अच्छा, हमने कहा कि कोई शक, किस पे शक कर रहे हो? अच्छा ये बताइएगा कि आप लोगों को ये कब पता चला कि वो नशा करता है? अभी पता चला था या शादी के तकरीबन 1.5 साल हुआ।
तो आप लोगों को बेटी ने क्यों नहीं बताया? 5-6 साल वो क्यों ये सारा कुछ सहती रही? अगर वो इतना ख़राब था, सारा कुछ था, तो उसने क्यों आप लोगों को नहीं पहले बताया? बताया इसलिए नहीं कि घर पे उसके बेजान बाप मंजी पे चारपाई पे लेटे हुए थे, बीमार थे अरसा 10-12 साल से। उससे वो यही सोचती थी कहीं मेरा बाप सदमा लेके कहीं डेथ ना हो जाए या कोई बड़ा ऐसा मसला ना। तो आप समझते हैं कि ये उसकी हरकत ठीक थी? बाप भी फौत हो गया, खुद भी फौत हो गई। हरकत तो ठीक नहीं, बता देना चाहिए बच्चियों को। ऐसे जो मामलात होते हैं ना, हर बच्ची को ये देखना चाहिए, अगर जुल्म होता है तो वो बताना चाहिए। बस ये वजह ही ऐसी बनी है, ये दास्तां ऐसे ही बनी है कि उन्होंने बताया नहीं, वरना कोई ना कोई हल निकल आता। ठीक है ना, जुल्म सहती रही, लेकिन हम क्या आंखों पे पट्टी बांध के ये फिरते रहे। तो जब इतनी मार कुटाई होती थी, नशा वो करता था, तो आप लोगों ने तो अपने सगे भाई के घर, यानी आपके सगे बड़े भाई के घर वो भी आई हुई थी, आपने अपने भाई से बात नहीं की कि सगी भतीजी के साथ ये सलूक हो रहा है? वो हमें नहीं ना बताती थी। हमें बताती तो हमें तो हल्का फुल्का बताती कि बस 1-2 दिन के लिए आती थी कि मैं बस वो उसने मेरे साथ बदतमीजी की हल्का फुल्का। ये ज़्यादा जो गहराई में जो भी बातें बताई ना, उसने अपनी माँ को बताई। और ये कब बताई? बखवे बखवे जब भी कोई मसला होता ना, लड़ाई झगड़े घर में होते तो ऐसे उन्होंने बताते हैं। तो उसका ये रवैया था कि जब वो घर आता था ना, इतनी मिन्नतें समाजत करता था ना कि पैरों को हाथ लगाना, माफ़ियाँ मांगना, अच्छा, कस्में उठाना कि आइंदा से मैं ये हरकत नहीं करूँगा। फिर वो तरस खा के कि जाओ बेटा, घर जो है ना अपना होता है, ठीक है ना। इस सिलसिले में बस हम भी माँ भी इसी सिलसिले में डरती रही कहीं इसके बाप को पता ना चल जाए। उस दिन वकूए वाले दिन आपने क्या देखा? क्योंकि आप मौके पे थे, तो आपने क्या देखा? आप लोग गए कि उसने आपको बताया कि ऐसे वो छुरी और कैंची लेके फिर है, आप लोग वहाँ पे चले गए? फिर अब वहाँ जब गए हैं तो वही ना आपको बताया ना कि आपस में बहस हो रहा था। ठीक है, तो हमने बैठ के उनको समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते, जो भी हुआ छोड़े, जैसे ये नशे में है। बेटी को भी समझाया कि ये नशे में है, इनको बदतमीजी करता है, इसको समझा लेते हैं। ठीक है ना, ऐसी बातें करते होते वो अपनी ननंद के घर चली गई, थोड़ा सा साथ ऐसे गली में। हम बैठे हैं बातें कर रहे हैं, एकदम से उठा, भागा उधर चला गया। जब हमने देखा उठा भाग के गया है, तो हम भी पीछे भागे। जब उधर पहुंचे देखा तो उसने बच्ची को पैर दर पे वार करके ना उसको जख्मी कर दिया, लाग ही कर दिया। इतना ज़्यादा खून देख के हमारा तो खौफो हरास हो। जब हमने उसको पकड़ने की कोशिश की, उसने धक्का दिया और साइड शो के पास हमें अपनी बच्ची की पड़ गई। उसके बाद जो है ना, ज़ाहिर वो खून काफ़ी बह चुका था। उसके जेठ का बेटा था, उसने 11 भाई पे कॉल की, 15 पे कॉल की। उसके बाद हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल उधर कुछ देर बाद वहाँ पे पहुँचे तो आधा पौना घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई। डॉक्टरों ने कह दिया कि इसकी डेथ हो गई, खून ज़्यादा बहने की वजह से ना उनकी डेथ हो गई। मुकदमा आप लोगों ने किसके खिलाफ दर्ज करवाया? हमने शहजाद के खिलाफ ही करवाया। सिर्फ उसी के? हाँ जी। और कोई लेकिन किसी अब बाद में बातें मिलती जुलती। पकड़ा गया या अभी? पकड़ा गया। अच्छा, कल रात को पकड़ा। कौन से थाने में पर्चा हुआ था? थाना ग्रीन टाउन में। ठीक है, अब मुलजिम पकड़ा गया शहजाद। हाँ जी। क्या कहता है? हुई मुलाकात आपकी? मुलाकात तो की, लेकिन हमने बात नहीं की उससे। कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि अगर हम बात करते या सामने बैठते तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में या गुस्से में जो है ना, हो सकता है हम कुछ को गलत काम कर लेते। ये हमने इसीलिए सामना नहीं किया कि हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो पुलिस क्या बताती है आपको? पुलिस तफ्तीश कर रही, जो कह रहे तफ्तीश कर रहे हैं। इनके साथ कुछ और भी ये प्री प्लान हुआ है। ये
इसके भाई ने जहाँ से आया वहाँ से पता चला कि उसने प्री प्लान उसने बताया कि ये ऐसा ऐसा मसला बना है, तो आप अपनी बेटी को जो ना ये बेगम को जो ना मार दो। तो यहाँ पे उसने आके जो भी किया मैंने समाजी करके ले गया और उसने जो करना था कर दिया। भाई आप बताइएगा, आप सगे भाई भी हैं, छोटे भाई भी थे, कभी बहन ने आपके साथ कोई ऐसी बात वगैरह शेयर की कभी? ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਸਲਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਦਈਦੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਚਾਚਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇੰਜ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਣ। ਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਚ ਕਿਹਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ? ਉਹ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਨਾ ਕਿ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲੇਕਿਨ ਦਾ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਕਈ ਸਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਕਦੀ ਅਦਾ ਕੀਤਾ? ਤਾਇਆ ਬੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਧੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭੈਣ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੱਥੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਦੀ ਫਰਾਰ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਬਸ ਆਖਰੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਡਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ? ਬੇਟਾ ਡਰ ਕੀ ਨੱਸ ਗਏ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਕਦੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਨਾ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਫੂੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੋਨੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਰੋਂਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਗਲੀ ਮੱਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦੇਗਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਾ ਦਾਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਹੀਰੇ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਰ ਬੰਦੇ, ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਹਦੇ ਵਕਤ ਉਹਦਾ ਗੰਦਾ ਆਪਣਾ ਮੇਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵਾਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪ ਗੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਗੰਦੀ ਨਾ ਵੇਂਦਾ। ਕੁਆਰਾ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਖਾਲਾ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕਰਤਾ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੱਛੇ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਯਾਨੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਬੇਟਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਰੱਖਦੀ, ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਾਹਦੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਮੇਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਹਿ ਚਲੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਂ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਏ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਆਏ, ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤੂੰ ਵੀ ਧੀਆਂ ਪੈਣਾ, ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੀ ਇਹਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਾਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਦੇ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚਦੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ। ਬਸ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੀਆਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹੀ ਕਰਨੇ ਸੀ।
सही। 20-25 साल बाद भाई ਉਹਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦੋਂ मंजी ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। बहुत शुक्रिया। आप मकतूला की वालदा और दीगर रिश्तेदारों की गुफ्तगू सुन रहे थे। अपनों में इन्होंने बेटी की शादी की और बड़े खुशियाँ मनाई गई, लेकिन बाद में उसी घर से लाश भी आई। और बेशतर केसों में यही होता है कि कातिल जब इस तरह का कोई इकदाम उठाता है तो फिर खातून के करैक्टर के ऊपर जो है वो उंगलियाँ उठनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि इनका कहना है कि ना सिर्फ वो नशे का आदी था बल्कि मारपीट भी 5-6 साल से कर रहा था, यानी शादी के बाद से ही मारपीट शुरू कर दी हुई थी। ना कमाता था, ना ही अपनी बीवी को आज तक वो सुख दे सका था, और अब जब वो पकड़ा गया तो वो फजूल से बयानात जो है वो पुलिस की कस्टडी में दे रहा है। इस तरह से मुलजमान को अदालत में यानी कोई सख्त रवैया रखा जाता है जो इस तरह के हैबिचुअल मुलजिम हों, जिनकी रेपुटेशन ही बहुत बुरी हो। हाँ जी, देखिए जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं ना, जो इस तरह की सजाएं, इनमें यूजुअली क्रिमिनल जो है ना, बैड करेक्टर, बैड रिप्यूट इतनी मायने नहीं रखती, इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस। लेकिन जहाँ तक हैबिचुअल बिहेवियर है, हैबिचुअल बिहेवियर है, जहाँ तक वो बिल्कुल कोर्ट मद्देनजर रखती है। अगर एक डेस्परेट हार्डेंड क्रिमिनल है तो कोर्ट बिल्कुल उसकी बेल में भी प्रॉब्लम आती है, उसकी सजा भी बेहतर मिलती है और उसके लिए ज्यादा सजा होती है, इसलिए ताकि वो उसके लिए रिहैबिलिटेशन का पर्पस हो और वो दोबारा आके बाहर निकल के ये काम ना करे। उसको एक ऐसे मंतकी अंजाम पे पहुंचाने की कोशिश होती है। ये हमारा कानून कहता है कि डेस्परेट और हार्डेंड क्रिमिनल के लिए कोई हमारे लॉ में गुंजाइश नहीं है नदी। इस शादी के दौरान यानी 6 साल वो शादी के रहे तो लड़की ने बहुत कम अपने वालिदैन को ये बताया कि उसके ऊपर क्या जुल्म ज़्यादती होती है। और जब मैंने उनकी वालदा से पूछा कि बेटी गंवाने के बाद आप लोग, तो वो कहती हैं कि बेटी ने इसलिए नहीं बताया कि 2 मजीद बहनें थी जिनकी शादी होनी थी, बाप बीमार था, तो उसने कहा कि मैं बताऊंगी तो बाप मर जाएगा, बहनों की शादियाँ ख़राब हो जाएंगी। इस तरह से क्या ताल्लुकात को बचाया जा सकता है, रिश्तों को बचाया जा सकता है और चीज़ों में बेहतरी लाई जा सकती है, या इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये टाइमली तो हम टाइम गेन कर सकते हैं इस चीज़ से, लेकिन आप कहें कि रिश्ते इस चीज़ से मजबूत, इससे खोखले होते हैं और लॉन्ग टर्म जो है वो अफेक्ट होते हैं। अगर कोई एक खातून ये सोचे कि मेरी ये बात ना करने से मेरी बहनों के घर बच जाएंगे, तो वो सोशोलॉजिकली अपने उस एक माहौल में तो चले अपने आप को जस्टिफाई कर रही है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ऐसी चीज़ें नहीं चलती। डॉक्टर साहब, लास्टली ये जो शख्स है, एक तो उसके ताया का बेटा भी था, दूसरा इन्होंने यानी इसकी वालदा, लड़के कातिल की वालदा चाहती थी कि बहन की तरफ शादी हो, लेकिन बाप ने भाई की तरफ शादी करा दी। फिर ये मंशियात का आदी भी है, बेरोज़गार रहता था, कोई काम शाम नहीं करता था। इस बंदे के हवाले से बताइएगा कि कितना, यानी एक तो वो बीवी भी थी, दूसरी ताए की बेटी थी, रिश्तेदारी थी, सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, उसके बावजूद इसने कत्ल कर दिया। ऐसे अफराद कैसे इतनी हिम्मत जुटा लेते हैं? देखिए जी, जो ड्रग एडिक्ट होता है ना, विद ड्यू अपॉलॉजी, ड्रग एडिक्ट्स कैन गो टू एनी एक्सटेंट। उसमें वो कत्ल कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, पैथोलॉजिकल कंपल्सिव लाइंग होती है उनके अंदर। आपने मकतूला के वर्षा की गुफ्तगू सुनी। इस तरह के वाक़यात एक तो माशरे में बहुत ज़्यादा रूनुमा होना शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके अलावा मुलजमान को किसी हद तक रिलीफ भी मिल जाता है, क्योंकि रिश्तेदार होने का फ़ायदा वो उठा लेते हैं और फिर सुलह सफाई या माफ़ी तलाफ़ी जो है वो हो जाती है, जिसकी वजह से मुलजमान बच जाते हैं। हमारे साथ माहिर कानून रिदा नूर मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मुशाहिदे में क्या आया, कि इस तरह के केसेस का क्या मुस्तकबिल होता है। और जिस केस की हम बात करें, इसके अंदर इतना बेईमाना तरीके से खातून को छुरियों के बाहर करके कत्ल किया गया, तो इस तरह के केसेस में कितने टाइम तक मुलजमान को जो है वो सज़ा मिलने की उम्मीद होती है, और पुलिस का रवैया जो है, क्योंकि वो डेफिनेटली वो बहुत मैटर करता है। रिदा, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ख़वातीन के ख़िलाफ़ अगर एक महीने की बात करें तो बहुत ज़्यादा वाक़यात रूनुमा हैं ख़वातीन के हवाले से। ये भी उनमें से एक है कि शौहर ने इंतहाई बेदर्दी से छुरियाँ मार के कत्ल कर दिया, और शौहर रिश्तेदार भी है, सगे ताया का बेटा। इस किस्म के केसेस की क्या आप देखती हैं, क्या फ़ैसले होते हैं?
देखिए, ये जो आपने बिल्कुल जैसे बात की खवातीन के खिलाफ कत्ल, ये खवातीन के खिलाफ कत्ल एक बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक मर्द के खिलाफ कत्ल है, 302 लगती है, मर्डर का सेक्शन 302 लगता है। लेकिन इसमें बात ये है कि जो 302 है उसकी दो चीज़ें हैं। ये मुकाबले माफ़ी जुर्म है, ये वो जुर्म है जो कि इंतहाई सबसे गलत जुर्म है, जिसकी कैपिटल पनिशमेंट है, जिसकी सज़ाए मौत है। लेकिन सज़ाए मौत की छोटी सी एक्सेप्शन ये है कि अगर वर्सा चाहे, जितने लॉफुल वारिसान है उसमें उसका शोहर खुद आ जाता है, जो कातिल है वो मकतूल का वारिस भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे वो वारिस नहीं होता, ठीक है। और उसके वालिदैन अगर चाहें तो सुलह सफाई से माफ़ कर सकते हो, फिर कानून कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये एक सिचुएशन है। लेकिन यहाँ पे एक ब्रूटल मर्डर हुआ है। यहाँ पे सिर्फ जो कातिल थी ना वो एक औरत नहीं थी, पूरे का पूरा मुआशरा का जौन सा है वो मकतूल बना है। सिर्फ विक्टिम एक औरत नहीं है इस चीज़ की, पूरे का पूरा मुआशरा, हर मर्द, हर औरत, हर बच्चा इसमें मुआशरे में खौफ व हरास फैला है। तो ये एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें अगर कोर्ट चाहे, अगर कोर्ट सेटिस्फाइड है कि ये जुर्म एक ऐसा जुर्म है जिसमें सुलह नहीं होनी चाहिए, कोर्ट चाहे तो अगर वारसान माफ भी कर दें तो भी ये मुकदमा आगे चल सकता है। और दहशतगर्दी की दफात के बिना पे इस पे ATC नहीं भी लगती तो भी जौन सा मुआशरे में टेररिज्म फैलाने की वजह से, मुआशरे को गंदा करने की वजह से, मुआशरे में जौन सा क्राइम की जौन सा है वारदात, इस किस्म की वारदात है जिसकी वजह से यहाँ पे लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। और कोर्ट में बिल्कुल उसी तरह फैसला होगा जिस तरह 302 का होता है, और इसकी सज़ाए मौत ही है। आपके मुशाहिदे में क्या है, इस तरह के वाक़यात में अदालतें कितनी यानी प्रोएक्टिवली इस तरह की दफात जो हैं वो ऐड करती हैं, और अगर वर्सा माफ़ी कर दें तो वो उसको फिर भी लेके चलते हैं केस को? बहुत ज़्यादा होता है या बहुत रेयरली होता है? जी, हमारी जो हायर कोर्ट्स हैं वो तो बिल्कुल करती हैं, लेकिन लोअर कोर्ट्स पे थोड़ा सा ये होता है कि इस पर डिपेंड करते हैं कि जो वारिसान होते हैं ना, जो कोर्ट होती हैं, वो इस सिचुएशन में जहाँ भी मियाँ बीवी को कत्ल कर देते हैं ना, उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जो बच्चे होते हैं ना, अगर सजाए मौत हो जाए तो बच्चे रोई जाते हैं। तो कोर्ट्स आर यूजुअली सेंसिटिव टुवर्ड्स द अदर पार्टी, क्योंकि बच्चों की माँ तो चली गई है, बाप भी चला जाएगा। तो इस सिचुएशन में कोर्ट्स थोड़ी सी कॉम्पनसेशन दे देते हैं और सुलह की तरफ सुलह सफाई के मामलात में करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई वारिसान थे, बच्चे नहीं थे, या तो इसलिए डिपेंड करते हैं कि कोर्ट को क्या सेटिस्फाई किया, क्योंकि यहाँ पे अगर खुदा न खास्ता सुलह हो जाती है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा इन्वेस्टिगेशन में, कि जो पार्टीज हैं वो पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन में तावन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वर्सा केस चलाना चाहे या ना चलाना चाहे वो तो स्टेट चला लेगी, वो तो कोई मसला नहीं है, स्टेट खुद मुद्दई बनेगी। लेकिन मसला ये है कि अगर पार्टीज कॉपरेट नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन में तो फिर उस केस की क्या, उसके अंदर कोई स्ट्रेंथ ही नहीं होगी। तो इस वजह से प्रॉब्लम यहाँ पे आती है इन्वेस्टिगेशन में। अगर पार्टीज जो दूसरे वारसान है वो अगर जो हेयर्स हैं, लीगल हेयर्स ऑफ द पार्टी, अगर वो कॉपरेट ना करे तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है इन्वेस्टिगेशन। जब अदालत में केस चलता है तो क्या मुलजिम की जो रेपुटेशन होती है, उसकी जो बैकग्राउंड होती है, उसको भी चेक किया जाता है? जैसे ये मुलजिम जो है ये नशे का आदी था, काम काज नहीं करता था, बीवी को 5 साल की शादी के अंदर मारपीट अक्सर करता था, और फिर आखिरकार वो नशे की हालत में वो इस हद तक बात बढ़ी कि उसने फिर बीवी को कत्ल कर दी। तो इस तरह से मुलजमान को अदालत में यानी कोई सख्त रवैया रखा जाता है जो इस तरह के हैबिचुअल मुलजिम हों, जिनकी रेपुटेशन ही बहुत बुरी हो? हाँ जी, देखिए, जो क्रिमिनल ऑफेंसेस होते हैं ना, जो इस तरह की सजाएं हैं, इनमें यूजुअली क्रिमिनल जो है ना, बैड कैरेक्टर, बैड रिप्यूट इतनी मायने नहीं रखती, इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस। लेकिन जहाँ तक हैबिचुअल बिहेवियर है, हैबिचुअल बिहेवियर है जहाँ तक, वो बिल्कुल कोर्ट मद्देनजर रखती है। अगर एक डेस्परेट हार्डेंड क्रिमिनल है तो कोर्ट बिल्कुल उसकी बेल में भी प्रॉब्लम आती है, उसकी सजा भी बेहतर मिलती है और उसके लिए ज़्यादा सजा होती है, इसलिए ताकि वो उसके लिए रिहैबिलिटेशन का पर्पस हो और वो दोबारा आके बाहर निकल के ये काम ना करे, उसको एक ऐसे मंतकी अंजाम पे पहुंचाने की कोशिश होती है। ये हमारे कानून कहता है कि डेस्परेट और हार्डेंड क्रिमिनल के लिए कोई हमारे लॉ में गुंजाइश नहीं है नरमी की। रिदा, लास्टली ये बताइएगा, क्योंकि ये ताया के बेटे ने अपनी चचा की बेटी को कत्ल किया, बेशक उनकी शादी हुई थी लेकिन उनका रिश्ता पहले ये था, इस किस्म के केसेस के अंदर सुलह के कितने इम्कानात होते हैं और सजा के कितने इम्कानात होते हैं?
ज़्यादातर तो सुलह के इम्कानात होते हैं, लेकिन वही मैंने बात बताई, अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जाए ना कि ये जो इस्लामिक ऑफेंसेस है, पीनल ऑफेंसेस, पूरी दुनिया में कैपिटल पनिशमेंट खत्म हो चुकी है। पूरी दुनिया में सजाए मौत की जगह उम्र कैद होती है। ये पाकिस्तान है या फिर जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इनमें टर्की भी अब इसको ख़त्म कर रहा है। पाकिस्तान और बाकी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आज भी सजाए मौत होती है, और ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हम इसकी सेंस में जाएँ, स्पिरिट में जाएँ, तो कुरान पाक में लिखा है ये तखफीफ है अल्लाह ताला की तरफ से। तो सजाए मौत एक नेमत है अल्लाह ताला की तरफ। सजाए मौत का जो अल्टरनेटिव सुलह है, जो दियत है, जो ब्लड मनी है, दैट इज वो एक क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से तखफीफ है। तो अल्लाह ताला ने कहा इसका शुक्र अदा करो। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो माफी है, ये ऐसे क्रिमिनल्स को नहीं मिलनी चाहिए। ये इनको ऐसे क्रिमिनल्स को ना सजाए मौत मिलनी चाहिए, ना जो सा है ब्लड मनी की तरफ आना चाहिए, बल्कि इनको निशाने इबरत बनाना चाहिए। क्योंकि सजाए मौत अगर देखा जाए तो वो एक तखफीफ है, और इसी तरह ब्लड मनी भी एक तखफीफ है, एक आसानी की तरफ है, ये एक आसान हल है। लेकिन इनको जौन सा है निशाने इबरत बनाने के लिए इससे सख्त किस्म की सजा मिलनी चाहिए, ताकि बाकी लोग डरें इस किस्म की सजा करने, इस किस्म का काम करने से। बहुत शुक्रिया रिजा नूर की। अब गुफ्तगू सुन रही थी नागिल कानून। इस तरह के केसेस के अंदर अमूमी तौर पे यही होता है कि सुलह हो जाती है और रिश्तेदार आपस में मिल बैठते हैं और फिर तस्फिया जो है वो करवा दिया जाता है। लेकिन जैसे आपने मकतूला की वालदा की गुफ्तगू सुनी, वो कहती हैं कि जिस तरह से मेरी बेटी को ब्रूटली कत्ल किया गया है, मैं भी चाहती हूँ कि उसको उसी तरह से सजाए मौत मिले और उसको माफ़ी ना मिले। और उनका कहना है कि हमारी रिश्तेदारी बेटी के कत्ल होने के साथ ही ख़त्म हो गई थी, इसलिए अब वो हमारी बेटी का कातिल। और आपने रिदा की गुफ्तगू भी सुनी कि अगर अदालत को जो है हमारी मौज़ूद अदलिया है, अगर उसको कहीं पे किसी पॉइंट पे ये लगता है कि इस कत्ल से ना सिर्फ अनारकी फैली है बल्कि आवाम के अंदर खौफ हरास भी फैला है, तो वो अगर बुरसा मान भी जाए सुलह करने पे, तो वो उसके बावजूद भी केस को लेकर चल सकते हैं और मुलजिम को सजा दिलवा सकते हैं। इस शादी के दौरान यानी 6 साल वो शादी के रहे, तो लड़की ने बहुत कम अपने वालिदैन को ये बताया कि उसके ऊपर क्या जुल्म ज़्यादती होती है। और जब इन्होंने उनकी वालदा से पूछा कि बेटी गंवाने के बाद आप लोग, तो वो कहती हैं कि बेटी ने इसलिए नहीं बताया कि 2 मज़ीद बहनें थी जिनकी शादी होनी थी, बाप बीमार था, तो उसने कहा कि मैं बताऊँगी तो बाप मर जाएगा, बहनों की शादियाँ ख़राब हो जाएंगी। इस तरह से क्या ताल्लुकात को बचाया जा सकता है, रिश्तों को बचाया जा सकता है और चीज़ों में बेहतरी लाई जा सकती है, या इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये टाइमली तो हम टाइम गेन कर सकते हैं इस चीज़ से, लेकिन आप कहें कि रिश्ते इस चीज़ से मजबूत, इससे खोखले होते हैं और लॉन्ग टर्म जो है वो अफेक्ट होते हैं। अगर कोई एक खातून ये सोचे कि मेरी ये बात ना करने से मेरी बहनों के घर बच जाएंगे, तो वो सोशोलॉजिकली अपने उस एक माहौल में तो चले अपने आप को जस्टिफाई कर रही है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ऐसी चीज़ें नहीं चलती। डॉक्टर साहब, लास्टली ये जो शख्स है, एक तो उसके ताया का बेटा भी था, दूसरा इन्होंने यानी इसकी वालदा लड़के कातिल की वालदा चाहती थी कि बहन की तरफ शादी हो, लेकिन बाप ने भाई की तरफ शादी करा दी। फिर ये मंशियात का आदी भी है, बेरोज़गार रहता था, कोई काम शाम नहीं करता था। इस बंदे के हवाले से बताइएगा कि कितना, यानी एक तो वो बीवी भी थी, दूसरी ताई की बेटी थी, रिश्तेदारी थी, सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, उसके बावजूद इसने कत्ल कर दिया। ऐसे अफराद कैसे इतनी हिम्मत जुटा लेते हैं? देखिए जी, जो ड्रग एडिक्ट होता है ना, विद ड्यू अपॉलॉजी, ड्रग एडिक्ट्स कैन गो टू एनी एक्सटेंट। उसमें वो कत्ल कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, पैथोलॉजिकल कंपल्सिव लाइंग होती है उनके अंदर। आपने मकतूला के गुरसा की गुफ्तगू सुनी। हमारे यहाँ एक अलमिया है कि जब भी किसी खातून को कत्ल किया जाता है तो उसके ससुराल वालों की जानिब से उसकी किरदार कशी करनी शुरू कर दी जाती है। हालांकि बहुत से ऐसे दीगर मसाइल चल रहे होते हैं जो दोनों ख़ानदानों को पता हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुल्ज़िमान जो हैं वो इस चीज़ की आड़ में आके अपने एक्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ये एक्ट जो है ये इस वजह से किया है। इस केस में भी 5 साल या 6 साल शादी को हो गए थे और उस शादी के दौरान मुसलसल इनके लड़ाई झगड़े चलते रहे, लेकिन जब मुलजिम ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और उसके बाद
पुलिस ने पकड़ा है तो अब वो मुख्तलिफ किस्म के उज़र देता है, जिसके अंदर से ये भी है कि उसको अपनी बीवी पर शक था और उसके रिश्तेदार ये कहते थे कि ये किरदार की ठीक नहीं है। इसके अलावा रिश्तेदारों की शादियों के अंदर अमूमी तौर पर लड़ाई झगड़े जो हैं वो देखने में आते हैं। ये तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर प्रोफेसर राफिया रफ़ीक साहब मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि हमारे यहाँ जब किसी औरत को, यानी अब तो ऑनर किलिंग दोनों तरफ से होनी शुरू हो गई, मर्दों को भी कत्ल कर दिया जाता है, औरतों को भी कत्ल किया जाता है, लेकिन जब औरत को कत्ल किया जाता है तो पहली बात यही कही जाती है पुलिस कस्टडी में मुल्ज़मान की जानिब से कि हमें अपनी बीवी के ऊपर, बहन के ऊपर, बेटी के ऊपर शक था। इस केस में भी मुल्ज़िम कहता है कि मुझे अपनी बीवी पे शक था। ये क्या साइकोलॉजी है, क्यों लोग इसी चीज़ का सहारा लेते हैं? देखिए, ये एक हेट्रेड होता है। जब बंदा किसी के साथ नफरत करता है ना, तो उसके अंदर पैरानॉइड आइडिएशन आनी शुरू हो जाती है, उसको ये डिफरेंट थॉट्स आनी शुरू हो जाती है, ऑब्सेसिव थॉट्स आनी शुरू हो जाती है, जो कि वो रैशनलाइज कर सकता है। और इसमें दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि आप जब किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास प्रूफ भी हो, आपने अपने आप को इंटरनली अपने ईगो को सेटिस्फाई करना होता है। तो और ये एक साइकोलॉजिकल और आप कह लें कि सोशो कल्चरल और रिलीजियस पर्सपेक्टिव में फॉलन भी बड़ी अच्छी तरह करता है कि जी ऑनर किलिंग की है, हमें शक था। तो इस तरह वो शख्स जो है अपनी गिल्ट को भी कम कर लेते हैं। कई दहाइयों का आपका तजुर्बा है माहिर नफ्सियात होने का, और ख़ुद भी आप खातून हैं। खातून के ख़िलाफ़ ही इस किस्म की प्ली क्यों ली जाती है? देखिए जी, जो माशरा जिसके अंदर मेल डोमिनेंस होगी, ये हम अपनी कंट्री की बात करें, बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिसके अंदर ये चीज़ नहीं है। तो जहाँ मेल डोमिनेंस होगी, जहाँ पे आपका ब्रेड अर्नर, सोल ब्रेड अर्नर आपका मेल मेंबर होगा, तो जाहिर है उसकी डोमिनेंस की वजह से, सोशल हायरार्की की वजह से ये ईजी हो जाता है कि फ़ीमेल को जो है वो और एक ऑलरेडी सबऑर्डिनेट के रोल में देख रहे होते हैं, और फिर दूसरा उसके ऊपर शक करना या उसको एक तरह से अंडरमाइन करना बहुत आसान हो जाता है। बतौर माहिर नफ्सियात, आप जो ख़ानदान के अंदर ही शादियाँ होती हैं उसको कैसे देखती हैं? जी देखिए, पहले तो बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में मैं कोई बहुत इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती, क्योंकि आपका जेनेटिक पूल कम होना शुरू हो जाता है। हमारी बहुत सी नफ्सियात में बीमारियां होती हैं, जैसे ऑटिज़म है और मेंटल रिटार्डेशन है, और भी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जो कि अगर आप बार बार मतलब फैमिलीज़ में शादी करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि इंटरजेनरेशनल जो भी हमारे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, अगर डिप्रेशन है तो वो अगली जनरेशन में भी आ जाता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है वो भी आ जाता है। तो मेरा ख्याल में जेनेटिक पूल को जो है वो वाइडर लेवल पे लेके जाना चाहिए। और दूसरी बात यह कि जो ख़ानदान में एक दूसरे के ख़िलाफ़ ऑलरेडी प्रॉब्लम्स चल रहे होते हैं, वो फिर जाके नए कपल के ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर फिर सोशोलॉजिकली उस कपल को जो है वो अंडरमाइन किया जाता है, लड़के पे प्रेशर होता है कि तुमने इस तरह इसको हैंडल करना है, इसके वालिदैन ने हमारे साथ ऐसे किया। तो मेरे ख्याल में उसके अंदर जहाँ वो दो लोग एक एंटिटी नहीं रहते, उसके अंदर पूरी फैमिली जो है वो उनकी मैरिज को कहें कि फेल करने की कोशिश कर रही है। अगर हम इस केस के ऊपर बात करें तो इन्होंने, यानी मकतूला अपने ताया के घर ब्याई गई, जिनके साथ इनका 20-25 साल तक ताल्लुक़ ना रहा। उसके बाद 1 साल का ताल्लुक़ हुआ और ताया की तरफ से फोर्स किया जाना शुरू हो गया कि मुझे जो भतीजी है उसको अपने बेटे के साथ ब्याना है। बिल आखिर उन्होंने ब्याह दिया। 5 साल की शादी के दौरान लड़ाई झगड़े होते रहे और बिल आखिर वो कत्ल हो गई। इसके ऊपर कैसे कमेंट करेंगे? देखिए, पहली तो बात यह है कि 20 साल एक इंटरजेनरेशनल एक प्रॉब्लम चल रही है उन लोगों की। अब इसमें वो समझ रहे हैं कि फिजिकली कई दफ़ा ऐसी शादियां जानबूझ के भी की जाती हैं बदला लेने के लिए। उस टाइम वो समझते हैं कि ये हल है किसी चीज़ का, लेकिन जो एक बिहेवियर लर्निंग हो गई होती है एक फैमिली में, किसी के अगेंस्ट हेट्रेड है, जेलसी है, एग्रेशन है, वो वहीं रहता है। देखें, उसको आप ज़रा सी भी कोई गलती होगी, वो शख्स उसके ऊपर उससे डबल तरीके से जो है वो कहें कि उसको इल्ज़ाम तराशी होगी और सारा कुछ होगा। तो इस किस्म की शादियों को तो बिल्कुल प्रमोट नहीं करना चाहिए जहाँ पे इत्तेफाक नहीं है, जहाँ पे इतनी इंटरजेनरेशनल एग्रेशन चल रहा है, लड़ाई चल रही है। इस तरह की शादियाँ हमेशा लीथल साबित होती हैं, और उसमें यह है कि बेचारी जो खातून होती है वो अफेक्ट होती है उसके अंदर। इस शादी के दौरान, यानी 6 साल वो शादी के रहे, तो लड़की ने बहुत कम अपने वालिदैन को ये बताया कि उसके ऊपर क्या जुल्म ज़्यादती होती है। और जब मैंने उनकी वालदा से पूछा कि बेटी गंवाने के बाद आप लोग, तो वो कहती हैं कि बेटी ने इसलिए नहीं बताया कि 2 मज़ीद बहनें थी जिनकी शादी होनी थी, बाप बीमार था, तो उसने कहा कि मैं बताऊंगी तो बाप मर जाएगा, बहनों की शादियां ख़राब हो जाएंगी।
इस तरह से क्या ताल्लुकात को बचाया जा सकता है, रिश्तों को बचाया जा सकता है और चीज़ों में बेहतरी लाई जा सकती है, या इस कॉन्सेप्ट को आप कैसे देखते हैं? देखें, ये टाइमली तो हम टाइम गेन कर सकते हैं इस चीज़ से, लेकिन आप कहें कि रिश्ते इस चीज़ से मजबूत, इससे खोखले होते हैं और लॉन्ग टर्म जो है वो अफेक्ट होते हैं। अगर कोई एक खातून ये सोचे कि मेरी ये बात ना करने से मेरी बहनों के घर बच जाएंगे, तो वो सोशोलॉजिकली अपने उस एक माहौल में तो चले अपने आप को जस्टिफाई कर रही है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ऐसी चीज़ें नहीं चलती। डॉक्टर साहब, लास्टली ये जो शख्स है, एक तो उसके ताया का बेटा भी था, दूसरा इन्होंने यानी इसकी वालदा, लड़के कातिल की वालदा चाहती थी कि बहन की तरफ शादी हो, लेकिन बाप ने भाई की तरफ शादी करा दी। फिर ये मंशियात का आदी भी है, बेरोज़गार रहता था, कोई काम शाम नहीं करता था। इस बंदे के हवाले से बताइएगा कि कितना, यानी एक तो वो बीवी भी थी, दूसरी ताए की बेटी थी, रिश्तेदारी थी, सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, उसके बावजूद इसने कत्ल कर दिया। ऐसे अफराद कैसे इतनी हिम्मत जुटा लेते हैं? देखिए जी, जो ड्रग एडिक्ट होता है ना, विद ड्यू अपॉलॉजी, ड्रग एडिक्ट्स कैन गो टू एनी एक्सटेंट। उसमें वो कत्ल कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं, पैथोलॉजिकल कंपल्सिव लाइंग होती है उनके अंदर। उनके लिए अच्छाई बुराई के कोई पैरामीटर्स नहीं रह जाते। उनका ब्रेन अच्छाई की चीज़ों को जो है वो उस तरह परसीव करना छोड़ देता है। तो ऐसे जो नशे के आदी लोग होते हैं, उनके साथ तो बच्चे की बिल्कुल भी जो है शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप उस शादी को बचा नहीं सकते, उसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है। लास्ट आपका व्यू, अब ये फैमिली, यानी उन्होंने अपनी बेटी भी गवा दी और रिश्तेदारी भी, यानी जो 20 साल 25 साल रिश्तेदारी नहीं थी, अब रिश्तेदारी भी ख़त्म हो गई। अब वो ये कहते हैं कि उनको बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। तो इस तरह के वालिदैन के लिए कितना मुश्किल होगा आइंदा अपनी बेटियों को ब्याना और फिर किसी खानदान के ऊपर यकीन करना। मेरे ख्याल में ऐसी पेरेंट्स को जो है अब थोड़ा सा बोल्डर स्टेप लेना चाहिए। अपनी अगली बच्चियों को नशेइयों के साथ या जो एडिक्ट्स हैं या जो फैमिली प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ नहीं शादी करनी चाहिए। देखिए, घर में बैठी बच्ची जो है वो मेरा ख्याल में फिर भी बेहतर हाल में बैठी हुई है, उसके पेरेंट्स भी साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड होंगे। अगर वो घर में मतलब उसकी इस जगह पे शादी होती है तो वो साइकोलॉजिकली खुद भी सेटिस्फाइड नहीं होगी। उसके लॉन्ग टर्म रेपरकशंस यही होंगे जो अब हम देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपने हमारे नफ्सियात की गुफ्तगू सुनी। माँ आज अपनी बेटी को गंवाने के बाद ये कहती हैं कि उनसे गलती हो गई, और वो ये सारों को कहती हैं कि उनको अपने रिश्तेदारों में शादी नहीं करनी चाहिए और अपनों पर अंधा एतमाद नहीं करना चाहिए, लेकिन ये शादी से पहले की चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब बेटी के ऊपर तशद्दुद हो रहा था और बेटी ने भी माँ को सिर्फ थोड़ा सा बताया, लेकिन माँ और बेटी ने मुश्तरका तौर पे ये फ़ैसला किया कि इस बात को भाई से, वाली से डिस्कस नहीं करते कि भाई के कारोबार पे और बाप की सेहत पे असर पड़ेगा, और अल्टीमेटली उसका नुकसान ये उठाना पड़ा कि बेटी ही जान से चली गई। अगर बर वक्त इस किस्म की कोई शिकायत कर दी जाती तो दीगर महकमे जिस तरह हमारी पुलिस है या और महकमे हैं वो हरकत में आते, तो शायद एक खातून की जान बचाई जा सकती। अब पुलिस ने मुलजिम को तो गिरफ्तार कर लिया है और कानून के मुताबिक जो है वो सज़ा भी मिलेगी, और मकतूला की वालदा कहती हैं कि कोई रिश्तेदारी इस सज़ा को दिलवाने के आड़े नहीं आएगी। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।